नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने अडानी और हिंडनबर्ग में जांच को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि देश में गजब खेल चल रहा है। मोदी सरकार ने संसद में कहा कि सेबी अडानी की कुछ कंपनियों की जांच कर रही है, जबकि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 2016 से अडानी ग्रुप की किसी कंपनी की जांच नहीं की जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि इनका आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, ये देश चला रहे हैं, भगवान ही मालिक है। कांग्रेस पार्टी लगातार अडानी केस को लेकर मोदी सरकार पर हमला कर रही है। अब कांग्रेस ने राहुल गांधी के पुराने भाषण को एक वीडियो में लगाकर ट्वीट किया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है, मित्रकाल में देश पर कब्जा। इसके अलावा वीडियो में राहुल गांधी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि ये कहानी मित्रकाल में कब्जे राज की है। एयरपोर्ट पर कब्जा, पोर्ट पर कब्जा, रोड पर कब्जा, डिफेंस फोर्सेज पर कब्जा, मीडिया पर कब्जा, कोयले पर कब्जा, बिजली पर कब्जा और पूरी तरह भारत सरकार पर कब्जा। संसद में मैंने सच्चाई बोली, नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली, हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है उसके बारे में सबूत देकर मैंने सच्चाई बोली, लेकिन ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई, मेरे बयान हटा दिए गए। इसके बारे में मीडिया में कुछ नहीं आया, मीडिया ने कुछ नहीं बोला और जो सवाल मैंने पीएम जी से सबूत देकर पूछे उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी ने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कर्नाटक को दोहराने की कोशिश में लग गई है। उसने वादे भी वैसे ही करना शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक चुनाव से उत्साहित कांग्रेस ने वादा किया है कि मध्य प्रदेश में वो जीते तो 100 यूनिट बिजली का बिल माफ करेंगे और 200 यूनिट बिजली पर 50% की छूट देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ ने यह ऐलान किया है। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं, मैं ये पहली बार कह रहा हूँ, 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। इसके साथ ही लिखा है, कांग्रेस का हाथ जनता के साथ। राजस्थान के जैसलमेर में रह रहे हिंदू परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हिंदू परिवार पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए थे। ये लोग काफी समय से अवैध कब्जे वाले इलाके में कच्चे मकानों में रह रहे थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम टीना डाबी के आदेश के बाद पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद राजस्थान के मंत्री प्रताप खजरीवास ने टीना डाबी जैसे अफसरों को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है, यह गलत किया गया है, ऐसे अफसरों को नाप देंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट, कर्नाटक के कांग्रेस विधायकों की राय के आधार पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। हालांकि आज शाम बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक में सारी औपचारिकता पूरी होगी। वेणुगोपाल ने कहा कि शिव कुमार संसदीय चुनाव के अंत तक पीसीसी अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के समूह को 20 मई को शपथ दिलाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीके शिव कुमार का ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक के हित में फैसला लिया गया है। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने गुरुवार को कहा कि वे कांग्रेस के व्यापक हित में उप मुख्यमंत्री बनने पर सहमत हुए हैं। डीके ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक के लोगों के सामने हमारी प्रतिबद्धता है। संसदीय चुनाव आगे हैं, इसलिए मुझे एआईसीसी अध्यक्ष और गांधी परिवार के सामने झुकना होगा। पार्टी के व्यापक हित में मैं इस फॉर्मूले से सहमत हूं और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बर्फ को भी ब्रेक होना चाहिए। अंततः कर्नाटक के लोगों के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे पूरा करना है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और सीएम पद की रेस में शामिल और बाद में डिप्टी सीएम के लिए चुने गए डीके शिव कुमार ने कहा है कि वो निराश नहीं है। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, मुझे क्यों निराश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है, हमें खुश होना चाहिए और अपने वादों को पूरा करना चाहिए। यही हमारा मुख्य मकसद और एजेंडा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी को मिलकर काम करना है और हमने ये स्वीकार किया है। 20 मई को कर्नाटक सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा आमंत्रण पत्र में सुखविंदर सिंह सुक्खू, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, नवीन पटनायक को भी नाम इसमें शामिल किया गया है। बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस की ऐसी जीत के बाद से ये सभी नेताओं का रुख थोड़ा बदला हुआ है और वो कांग्रेस के समर्थन में भी उतर आए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर ने आज पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया है कि अगर किसी दलित को डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया तो इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया होगी और ये पार्टी के लिए मुसीबत बन जाएगा। बता दें 71 वर्षीय जी परमेश्वर जो कि एक दलित हैं, वो एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के दौरान डिप्टी सीएम थे। बता दें कांग्रेस द्वारा सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार के एकमात्र डिप्टी सीएम होने की घोषणा के घंटों बाद उनकी ये चेतावनी आई है। विधि एवं न्याय मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने के बाद अब मंत्रालय के राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल को भी हटा दिया गया है। उन्हें अब स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक बयान में बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी गई। बता दें इससे पहले रिजिजू की जगह संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था, यानी कानून मंत्रालय के दोनों मंत्री बदल दिए गए हैं। न्यायपालिका के खिलाफ बयानों से लगातार सुर्खियों में बने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय ले लिया गया है। राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून और न्याय विभाग से हटा दिया गया है और उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। अर्जुन राम मेघवाल को रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभाग के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मेघवाल जो राजस्थान से हैं, संसदीय मामलों और सांस्कृतिक राज्य मंत्री भी हैं। कानून मंत्रालय से हटाए जाने के बाद किरेन रिजिजू ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में विधि और न्याय मंत्री के रूप में काम करना उनके लिए सम्मान की बात थी और ये उनके लिए एक बड़ा मौका था। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारे नागरिकों को विधिक सेवाएं मुहैया कराने और न्याय के प्रशासन को सुनिश्चित करवाने में समर्थन देने के लिए मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और जजों, निचली अदालतों और सभी लॉ ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने गुरुवार को कानून मंत्रालय से किरेन रिजिजू को हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के प्रति न्यायपालिका के असंतोष को देखते हुए उन्हें कानून मंत्री पद से हटाया है। संजय राउत ने इसे न्यायपालिका की जीत कहा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में कोई भी नहीं है जो अकेले कानून मंत्रालय को हैंडल कर सके। उन्होंने कहा कि रिजिजू ने न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि पूरी न्यायिक व्यवस्था मंत्री जी के खिलाफ थी और सरकार ने यह संज्ञान में लिया। ये न्यायपालिका की जीत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई। वे ईडी के दफ्तर सुबह के 11 बजे पहुंची थी। लंच के लिए 1 घंटे के ब्रेक के बाद दोपहर 2 बजे राबड़ी देवी की पूछताछ फिर से शुरू हुई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 68 वर्षीय राबड़ी देवी का बयान दर्ज किया गया। पिछले कुछ महीनों में ईडी राबड़ी देवी के बच्चों तेजस्वी यादव, मीसा भारती, चंदा यादव और रागिनी यादव से पूछताछ कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर को हटाने से इनकार कर दिया है, यानी कि कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार में जाति जनगणना पर रोक जारी रहेगी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने ये देखते हुए बिहार सरकार को राहत देने से इनकार कर दिया कि पटना हाई कोर्ट ने मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 3 जुलाई को सूचीबद्ध किया है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक ने 2 टूक कहा, पटना हाई कोर्ट के अंतरिम फैसले में काफी हद तक स्पष्टता है, लेकिन अंतिम फैसला आए बगैर इस पर सुनवाई नहीं होगी। अदालत ने कहा कि अगर पटना हाई कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करता है तो वो 14 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म द केरला स्टोरी पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इसने कहा कि फिल्म के प्रदर्शन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 1 हफ्ते पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की थी। पश्चिम बंगाल में इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इसके निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस एएस बोपन्ना और हेमा कोहली की बेंच ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 6 सप्ताह के बाद आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया है। हालांकि बेंच ने खालिद को तत्काल सुनवाई के लिए वैकेशन बेंच में जाने की छूट दे दी है।
पीटीआई के मुताबिक एक यूएस कोर्ट ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राना को भारत को सौंपने पर अपनी सहमति दे दी है। सारी कार्रवाई अमेरिकी सरकार के माध्यम से होगी। भारत ने राना के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। बता दें, तहव्वुर राना 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में आरोपी है। भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा था। 10 जून 2020 को भारत ने प्रत्यर्पण की दृष्टि से 62 वर्षीय राना की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज की। बाइडेन प्रशासन ने राना के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी। इसके बाद अमेरिकी अदालत ने कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राना को भारत में प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी। आर्यन खान मामले में एनसीपी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने समीर वानखेड़े के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर 5 दिनों के लिए रोक लगा दी है। ये मामला कार्डिलिया क्रूज ड्रग्स केस में कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की घूस मांगने से जुड़ा हुआ है। हालांकि सीबीआई ने समीर वानखेड़े को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें, इस मामले में सीबीआई ने समीर वानखेड़े सहित 4 लोगों को अभियुक्त बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस कानून को वैध करार दिया जिसमें जलीकट्टू को एक खेल के तौर पर मान्यता दी गई है। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रणाली का हिस्सा सांस्कृतिक विरासतें न हों। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एकमत से निर्णय सुनाते हुए महाराष्ट्र में होने वाली बैलगाड़ी की दौड़ों की मान्यता भी बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु का जानवरों के साथ क्रूरता कानून संशोधन 2017 जानवरों को होने वाले दर्द और पीड़ा को काफ़ी हद तक कम कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान बेंच ने इन संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने दोहराया है कि उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है और ये किसी भी समय हो सकता है। कल के बाद अपने पहले साक्षात्कार में बात करते हुए इमरान ने कहा कि पुलिस अभी भी उनके आवास को घेरे हुए है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं है जिससे कल रात थी। इसके साथ ही कुछ लोगों ने पीटीआई को छोड़ने का भी ऐलान किया है। पीटीआई के मलिक अमीन असलम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी एक विनाशकारी रास्ते पर चल पड़ी है और उनका अब इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आईपीएल का 65वां मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हैदराबाद में खेला जा रहा है। इस दौरान आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। आरसीबी की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में 2 बदलाव हुए हैं। बता दें, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस आईपीएल में 12 मैचों में से 8 गंवाकर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।